हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और उसी का ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा प्रैक्टिस सेट, तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वो वीडियो वहाँ से मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, और इसमें हम देखेंगे हिंदी, जीएस, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसमें एक टॉपिक रह जाता है रीजनिंग का, और रीजनिंग का हम अलग से जो है वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। अब पहला क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पे हिंदी का है, और यहाँ देखते हैं इस तरीके से हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी जो है, इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा हो जाएगा, सौर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा। सौर सैनी अपभ्रंश से जो हुआ पश्चिमी अ, हिंदी का विकास हुआ है। और सौर सैनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियों में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो उसमें एक हो जाता है ब्रज बोली। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस बोली में आती, तो ब्रज बोली हो जाता है। बुंदेली बोली है। ठीक है, बुंदेली बोली के बाद इसमें खड़ी बोली और कन्नौजी, ये 4 प्रकार की जो बोली हैं, ये आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, कन्नौजी, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था। ठीक है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया था, ये बताना है। और इस तरीके से इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, पाणिनि के कृत अष्टाध्यायी में, मतलब पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया बुक है अष्टाध्यायी, उसमें किया गया था, या फिर अपभ्रंश साहित्य में, या फिर अमीर खुसरो की पुस्तक में, या फिर जय भट्ट के शिलालेख में। कहाँ पर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो ये हुआ था सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में। ठीक है, ये जय भट्ट जो अगर हम बात करेंगे जय भट्ट की, तो जय भट्ट जो था ये गुजरात का शासक था। गुजरात का शासक था जय भट्ट, जो कि लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है ये शासक हुआ करता था। तो उसके शिलालेख में जो है सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का इसने प्रयोग किया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उनको हम कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं, अगला प्रश्न है ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं। ठीक है, ओ आओ की बात करेंगे तो ओ आओ जो होता है कंठ्योष्ट वर्ण के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन राइट है। ओ जो होता है ओ को अर्ध समृद्ध कहा जाता है। ठीक है, अर्ध समृद्ध कहा जाता है ओ को। और इसके अलावा औ जो है औ को अर्ध विपरीत कहा जाता है। तो अगर इसमें भी अंतर पूछा जाता है तो ये भी याद रखेगा, अर्ध विपरीत। ठीक है, स्वर कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, डा का उच्चारण स्थान होता है। डा के नीचे जो डंडी लगी इसका मतलब कि इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब अगर ऐसे लिखा होता, मतलब सिर्फ ऐसे लिखा होता, इसका मतलब कि इसमें डा है प्लस छोटा आ का भी प्रयोग, स्वर का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर इसके नीचे ये डंडी लग जाती तो इसका मतलब इसमें स्वर का प्रयोग नहीं है, पूर्ण व्यंजन है। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखेंगे तो डा जो है ये टा वर्ग के अंतर्गत आता है, मतलब टाठा डढ़ाड़ा। तो इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है वो 5 प्रकार के शब्दों से होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आ जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार
के शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, विशेषण, विशेषण और इसमें आ जाता है क्रिया और सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम और इसके अलावा अपव्यय। तो इस प्रकार 5 प्रकार के शब्द में प्रत्यय लगाकर बनता है, तो सी ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो भेड़ा दिया गया, भेड़ा, ठीक है, ये क्या है, ये है पुल्लिंग शब्द। इसमें क्या है कि जो इसका होता है भेड़, ठीक है, भेड़ जो होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है भेड़। और यहाँ पे जो है बड़ा आ प्रत्यय लगाया गया है, जिससे यह क्या बन जाता है, पुल्लिंग शब्द बन जाता है। बड़ा आ प्रत्यय लगाने से भेड़ा हो जाता है। इसी तरह भैंस, भैंस में बड़ा आ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा भैंसा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में मुख्यतः अगर देखा जाएगा तो 2 वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वधु शब्द का बहुवचन क्या होता है। ठीक है, वधु शब्द, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वधु शब्द का बहुवचन, वधु शब्द का बहुवचन इसमें से होगा वधुएं, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जैसे वो कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें से हमें बताना है कि किस प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे जो वो शब्द है रेखांकित किया हुआ है, तो वो शब्द जो है ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो होता है, ठीक है, इसके अलावा यह होता है, वह होता है और ये होता है। तो ये 4 शब्द जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उत्तम, मैं और हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या क्या होता है, मैं और हम। और इसके अलावा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो होता है वो क्या क्या होता है, जो है तुम और आप। ठीक है, तुम और आप, ये 3 जो होता है ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है। इसमें से कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है, ये बताना है। ठीक है, संज्ञा से इसमें से कौन सा विशेषण नहीं बना है, श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सुंदर शब्द, सुंदर शब्द जो है ये विशेषण संज्ञा से नहीं बनता है, तो यहाँ सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, श्रीमान, श्रीमान जो है विशेषण श्री से बना हुआ, ठीक है, श्री संज्ञा से बना हुआ है। और मान जो है प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें दानी की अगर बात करें विशेषण, तो ये दान संज्ञा से बनता है, दान संज्ञा से। ठीक है, और चमकीला की अगर हम बात करेंगे तो चमकीला में चमक संज्ञा लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय लगता है ईला, तो ये बन जाता है चमकीला विशेषण। चलिए, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है बताना है। तो ये तीनों क्रियाएं जो है मुख्य क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों शब्दों में ना प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि इसका मूल धातु क्या है, चल, फिर और दौड़। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, दिया गया निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है, तो जब शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा विशेषण के योग से बनता है। ठीक है, किससे किससे, संज्ञा अथवा सर्वनाम और अथवा विशेषण से बनता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, इनके योग से बनता है तब नाम धातु होती है। जैसे कि हाथ, हाथ शब्द संज्ञा है और इसको हम कैसे बनाएंगे, हथियाना बना देते हैं। ठीक है, तो हथियाना, और इसकी इसी तरीके से बात, बतियाना। ठीक है, तो ये सभी नाम धातु क्रिया हो जाती हैं। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो डी पार्ट देखिए, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। ठीक है, तो हाथ से हथियाना, तो इस प्रकार यहाँ पे नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द स्कूल है, इसमें कारक बताना है। तो वाक्य के रेखांकित में अगर हम देखेंगे तो घर स्कूल से बहुत दूर है, तो एक तरीके से यहाँ पे अलगाव की स्थिति पैदा हो रहा है, उससे लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, अपादान कारक।
क्वेश्चन नंबर 15, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? ठीक है, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है ये बताना। तो इसमें क्रिया का काल है होगा आ रहा है, तो ये मतलब कि संदिग्ध वर्तमान काल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल, आंसर बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ संदिग्धता की स्थिति, आता होगा मतलब कंफर्म नहीं है, तो क्रिया के होने में जो संदेह हो किंतु वर्तमानता में संदेह ना हो सॉरी, तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान होता है। इसमें इसके अगर बात करें तो लास्ट वाक्य में आता है ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये सभी आता है। ठीक है, अंगीठी शब्द का तत्सम बताना है। अगले प्रश्न में अंगीठी शब्द का तत्सम क्या होता है? देखिए, अंगीठी शब्द में तत्सम की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है अंगीठी का अग्निष्ठिका। ठीक है, अग्निष्ठिका होता है, सी पार्ट हो जाएगा। अंगीठी शब्द कैसा है? तो ये है तद्भव शब्द और इसका तत्सम होता है अंगिष्ठिका। ठीक है, अग्निष्ठिका। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बच्चा शब्द जो लिया गया है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, जिसका तत्सम क्या होता है? वत्स होता है। इसका तत्सम क्या होता है? वत्स होता है। बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है इनमें से? ठीक है, कमल के पर्यायवाची में इसमें से देखा जाएगा तो जो वारिद दिया गया है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी नीरज भी होता है और उत्पल भी होता है और अरविंद भी होता है कमल का पर्यायवाची, लेकिन वारिद जो है कमल का ना होकर ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है बादल का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से असंगत यानी विलोम शब्द युग्म कौन सा? इनमें से विलोम शब्द युग्म की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे तो शाश्वत का सदैव जो दिया गया है ये क्या है? गलत है। ठीक है, शाश्वत का विलोम सदैव नहीं होता। शाश्वत शब्द का विलोम जो होता है वो होता है क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक होता है। ठीक है, तो यहीं पर गलती की गई, बाकी सारे सही है। चलिए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं अच्युत। क्या प्रयोग करते हैं? अच्युत। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अक्ल का दुश्मन होना मतलब कि मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताना है। ठीक है, तो पहला वाला जो लक्ष्य है इसका अर्थ होता है उद्देश्य और दूसरा वाला जो लक्ष्य है उसका अर्थ होता है लाख यानी कि गिनती। तो ए पार्ट इसके लिए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में रसोइया में प्रत्यय बताना। प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, और उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है। तो इस प्रकार प्रत्यय रसोइया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है। रसोई प्लस ईया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला प्रश्न, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सावधान का सही संधि विच्छेद इसमें से देखा जाएगा तो सा प्लस अवधान बनता है। तो सा प्लस अवधान जो कि दिया गया है सही संधि विच्छेद आपके इसमें डी पार्ट में, ये सही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर ये बड़ा आ बनाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है कौन सी संधि हो जाती है? ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये भी याद रखिएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका होता है उत प्लस डयन। उत प्लस डयन जो कि दिया गया है ए पार्ट में वाला सही है। तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना है। तो इसका जो है हमें कौन सा होगा इसमें से ये बताना। ठीक है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। तो इसको अगर हम मिश्र वाक्य में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका मिश्र वाक्य। अब अगर हम बात करें मिश्र वाक्य तो कैसे बनता है? तो देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो तो वहां पे क्या हो जाता है? मिश्र वाक्य हो जाता है। तो देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा ए पार्ट इसका करेक्ट। शुद्ध वर्तनी चुनिए। अगले में शुद्ध वर्तनी चुनना है। क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऊपर लिखित किसमें सही रूप से लिखा हुआ है? तो ऊपर लिखित की अगर हम बात करेंगे, ऊपर
ऊपर लिखित जो लिखा हुआ है सही रूप से वो डी पार्ट में लिखा हुआ है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार इसमें से नहीं है। छंद प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए दृष्टांत जो दिया गया है ये छंद का प्रकार नहीं होता, बाकी इसमें आपका चौपाई होता है, ठीक है, सोरठा भी होता है, दोहा भी होता है छंद के प्रकार में। दृष्टांत जो होता है क्या है, ये एक अलंकार का नाम है, ठीक है, दृष्टांत अलंकार होता है, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिल्यो न कोई। इस यह पंक्तियां किसकी हैं, ठीक है, यह पंक्ति जो है किसकी है, तो यह पंक्ति की अगर हम बात करेंगे तो भक्तकालीन कवियत्री मीराबाई की पंक्ति है, तो यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, ये मीराबाई के पंक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न जो हुआ यहाँ पे भरा जाएगा साकार, तो इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, साकार सी पार्ट हो जाएगा, साकार नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया हिंदी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ये आपका काम है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है। देखिए पाल राजवंश के संस्थापक की बात करेंगे तो पाल वंश का प्रथम जो शासक था उसका नाम था गोपाल, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, गोपाल हो जाएगा। और ये जो था ये बौद्ध मतानुयायी था, ठीक है, बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध मतानुयायी था गोपाल, तो पाल वंश का शासक था, प्रथम शासक। और इसने नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। गोपाल लगभग 750 से लेकर 770 ईस्वी तक जो है ये शासन किया था, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 47, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में ईस्वी में जो है दिल्ली में अपनी राजधानी शहर सीरी की नींव रखी थी। ठीक है, तो सीरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सीरी, सीरी का नाम मतलब सीरी नाम था उसकी राजधानी का जो बनवाया था। और इसने सीरी में राजधानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हौज ए खास या फिर हौज ए अलाई नामक जलाशय का भी निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मार्च 1931, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी पार्ट। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जो है ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान पर, सबसे ज्यादा प्रभावी है तो ब्रिटिश संविधान हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता का प्रावधान ये भी जो है आपका ब्रिटिश के संविधान से ही है, विधि का शासन ये भी ब्रिटिश के संविधान से ही है, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली, ये सभी जो है कहाँ से है, ये आपका ब्रिटिश के संविधान से ही है। ठीक है, परमाधिकार लेख ये सभी लिए गए हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है उसका नाम है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 21 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 21 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं होता, इसमें से नहीं होता है, अखिल भारतीय सेवाओं का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 312 उसके तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। ठीक है, और भारतीय सेवा में शामिल है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो वो हो जाएगा भारतीय अभियंत्रण सेवा, तो इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित है श्रृंखला उसको कहते हैं आंतरिक हिमालय, क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिमालय के 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, पहला उसमें बृहत या फिर उसको हम कह सकते हैं आंतरिक, ठीक है, आंतरिक हिमालय। इसके अलावा दूसरा इसमें आ जाता है आपका लघु हिमालय, ठीक है, दूसरा क्या है लघु हिमालय, और तीसरा आ जाता है इसमें शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53,
सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्यास जो है ये सिंधु नदी की एक सहायक या उप सहायक नदी है, जो कि ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 54 है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 54 का? तो ये हो जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज आंधी और बारिश होती है, जिसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। संकरी नालियों द्वारा पौधे को जल देने की तकनीक जो सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचती है, क्या कहलाती है? तो सक्रिय नलियों के द्वारा पौधों को जल देने की तकनीक जो सीधे उनके जड़ों तक पहुंचती है, उन्हें हम कहते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, चलिए, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी कौन सी ऊर्जा की घटक होती है? तो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी कौन सी ऊर्जा की घटक होती है, ये बताना है। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है जो किसी पिंड की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जो होती है ये यांत्रिक ऊर्जा के ही भाग होते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? नारियल के तेल में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है, इसमें से अगर देखा जाए तो लॉरिक अम्ल जो होता है ये नारियल के तेल में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लॉरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H24O2। ठीक है, ये होता है इसका रासायनिक, लॉरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? तो वो है विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। आंसर सी ऑप्शन राइट है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है? तो ये शुरुआत होता है, जो स्टार्च का पाचन है ये मुख गुहिका से ही शुरुआत हो जाता है। तो मुख से ही शुरुआत हो जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? इसमें से कौन सा रोग है इसमें से? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे विटामिन B1 जिसको हम कहते हैं थायमीन। ठीक है, क्या कहते हैं? थायमीन। तो थायमीन जो कहा जाता है ये विटामिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से सहयोग करता है और इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसको हम जो है टीकाकरण के माध्यम से नहीं रोक सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, बेरी बेरी रोग। राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी NNP क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, तो NNP क्या होता है? तो देखिए, किसी देश का GNP मतलब कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य का ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजीगत मूल्यों को घटाने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास का गुणनफल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास का अंतर, ठीक है, घटाया जाता है, यानी कि अंतर। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए, उलट रेपो दर मतलब कि रिवर्स रेपो दर जिसको कहते हैं RRR का अर्थ क्या है? तो रिवर्स रेपो दर वो दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंक से ऋण लेती है तो गलत है। वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं भी गलत है। वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक विदेशों से ऋण लेते हैं तो भी गलत है। वो दर जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों से व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है वो सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 63, नवंबर 2024 में किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना जो है आयोजित की गई थी? पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित जो किया गया था नवंबर 2024 में, ये कहां पर हुआ था? तो ये इराक में हुआ था। कहां पर हुआ था? इराक में। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, दिसंबर 2024 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो 26वां गवर्नर जो 9 नवंबर 2024 को बनाया गया है, उनका 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को बनाया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, संजय मल्होत्रा को 26वां गवर्नर नियुक्त किया है।
रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है बताना है, ठीक है। तो रोवर्स कप की बात करेंगे तो फुटबॉल से संबंधित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 नंबर अब होगा आपका कंप्यूटर से, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। आंसर यहाँ पे आप देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर में आईसी जो लगा होता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एकीकृत परिपथ हिंदी में। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एकीकृत सर्किट, आईसी चिप, इसको माइक्रो सर्किट, माइक्रो चिप, सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। CAD का तात्पर्य है, मतलब CAD का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर के प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिजाइन एवं डिजाइन प्रलेखन मतलब डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कंपाइल किया जाता है इसके माध्यम से। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं ये बताना है। प्रोसेसर की अगर बात करेंगे तो प्रोसेसर में ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, ये प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए अनुसार मेमोरी का सही आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। मतलब सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, फिर उस सबसे बड़ा कौन है, इनमें से बताना है। 69। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, किलोबाइट, एमबीबाइट, जीगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट, किलोबाइट, जीबी, एमबी, केबी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जीबी सबसे बड़ा होता है और इससे बड़ा एमबी दिया गया है, यहीं पर गलत है, ठीक है। जीबी फिर केबी, ये भी गलत है। एमबी, केबी, एमबी से केबी बड़ा होता है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर यहाँ पे बी पार्ट, केबी से एमबी बड़ा, एमबी से जीबी बड़ा, ठीक है। अब देखिए आरोही क्रम एक तरीके से देख लीजिए। सबसे अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है टीबी यानी कि टेराबाइट, फिर इससे छोटा होता है जीबी यानी कि गीगाबाइट, फिर इससे छोटा होता है एमबी यानी कि मेगाबाइट, फिर इससे छोटा होता है केबी यानी कि किलोबाइट, फिर इससे भी छोटा होता है बाइट, ठीक है, जिसको बाइट कहते हैं, और इससे छोटा होता है बिट। तो ये आपको याद रखना है, इसमें सबसे छोटा क्या होता है, बिट होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की क्या होती है, मॉडिफायर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और कमांड संशोधक बटन जो होता है ये मॉडिफायर की होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट आल्ट सभी क्या है, मॉडिफायर की हैं, तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनका प्रयोग किसके अन्य की के साथ किया जाता है तो इन्हें मॉडिफायर की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों का एक समूह होता है अथवा एक प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग संचालित करने और कुछ विशिष्ट कार्यों को निष्पादन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं, तो विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अक्षर और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है, सॉरी, तो उन्हें कहा था कोडिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम्स का समुच्चय जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को मदद करने के लिए किया जाता है इनमें से। तो कंप्यूटर पर कार्यों को मदद करने के हेतु कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले जो पेज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है होम पेज। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, ठीक है। चलिए अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, अनचाहे ईमेल जो होता है उसको हम कहते हैं जो है स्पैम। क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनचाहे ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, साइबर क्राइम का कार्य, साइबर क्राइम कार्य है किसका कार्य है। साइबर क्राइम की अगर बात करेंगे तो देखिए हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात आदि मनाही की जो होते हैं ये सब जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कंप्यूटर व कीबोर्ड के बीच संचार में एक ट्रांसमिशन शामिल होता है, और कौन सा ट्रांसमिशन होता है शामिल, तो उसको कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड जो
इसमें प्रेषक मतलब सेंडर तथा जो रिसीवर होता है इसके बीच डेटा एवं सूचनाओं को जो केवल एक ही दिशा में भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है इनमें से, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, विधि का प्रयोग घर में या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की विधि होती है, तो सी पार्ट करेक्ट है। घरों में प्रयोग होने वाले साधारण इंटरनेट संयोजक से संबंधित प्रवेश द्वारा गेटवे को पहचानना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी कंप्यूटर या इंटरनेट पर सेवा सक्रिय करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का प्रयोग किया जाता है, जिसको आईएसपी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार कितने विरासत वृक्षों का जो है पोषण करेगी, ये बताना है। तो ये जो योजना है ये जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने और भूजल स्तर सुधार करने के उद्देश्य से उपवन योजना, ठीक है, उपवन योजना की जो है शुरुआत और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना लागू किया था। ठीक है, तो इसमें टोटल रखा गया है 948 वृक्षों का पोषण करने के लिए, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। सारनाथ कहाँ स्थित है, सारनाथ पड़ता है उत्तर प्रदेश वाराणसी में, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसी से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के साथ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा टच नहीं होती, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो अर्जुन बांध जो है ये महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। अर्जुन बांध की लंबाई जो है वो कितनी है, 42 किलोमीटर है, मुख्य नहर है, और 217 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिलों में लगभग 59,700 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नवंबर 2024 में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था वाराणसी में, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश संबंधित है इसमें से, तो वह है कथक। ठीक है, कथक जो है शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बल्कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोरखपुर में स्थापित करा जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में होगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फर्रुखाबाद जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद जो होता है ये हाथ की छपाई के लिए जो है मतलब हैंड प्रिंटिंग वर्क के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जरदोजी। ठीक है, हाथ की छपाई को क्या कहते हैं, जरदोजी। तो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, आंसर इसका हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो ये स्थित है जो है नई दिल्ली के अंतर्गत जो है ये लखनऊ में इस कार्यरत है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुआ था। 1975 और महीना था अगस्त 1975 में संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किया गया। 1981 में इसका नाम बदल करके भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण कहाँ से शुरू किया गया, तो ये जो कार्यक्रम है इसका प्रथम चरण शुरुआत किया गया था गोरखपुर से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है, 20 अगस्त 2024 को चलाया गया था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चरण का प्रथम चरण का शुभारंभ किया था। और इसका जो एक नया रूप है, ये कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का ये नया रूप है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के तहत जो है शुरुआत किया गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है, तो वो कौन सा जिला है, तो वो जिले का नाम है मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर जिले में फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रो, तो इन्होंने जो है 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा जो है संचालित किया है, और फ्रांसीसी कंपनी एनजी की मदद से शुरुआत किया गया है। चलिए, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, वो कहाँ पर स्थित है हिंदुस्तानी एकेडमी, तो ये स्थित है प्रयागराज में, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला की बात करेगा
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। रामपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर हो गया भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद ये बदला गया था उस समय भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती ने इनका नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर कर दिया था। और इसके बाद अखिलेश यादव ने सितंबर 2012 में इसका नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला फिर से कर दिया था। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो वो जो उगाई जाती है मुख्यतः सिद्धार्थनगर में, तो उस चावल का नाम है काला नमक चावल, ठीक है, काला नमक चावल। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है अटाला मस्जिद? तो अटाला मस्जिद जो पड़ता है ये जौनपुर में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जौनपुर। 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी नींव का डाला था, लेकिन इस मस्जिद को 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने पूर्ण किया था। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रति वर्ष 5 वर्षों तक दी जाएगी? तो कितनी राशि दिया जाएगा? तो यहाँ पर है 25 लाख रुपए प्रति 5 वर्ष, ठीक है, प्रत्येक 25 लाख रुपए प्रति 5 वर्षों में दिया जाएगा। आंसर डी ऑप्शन राइट है। अवध के निम्नलिखित में से किसी नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? बड़ा इमामबाड़ा का जो है बनवाया गया था आसिफुद्दौला के द्वारा, तो आंसर ए पार्ट राइट है, ठीक है, आसिफुद्दौला। बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, कैसरबाग, रेजिडेंसी, घंटाघर आदि ऐतिहासिक स्थल जो है लखनऊ की शान माने जाते हैं। इन्हीं स्थलों में से बड़ा इमामबाड़ा जिसका निर्माण 1785 में आसिफुद्दौला ने करवाया था, ठीक है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है, उस नृत्य का नाम है पाई डंडा नृत्य। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यह है नृत्य नटौर वेशधारी श्रीकृष्ण की लीला पर आधारित है, जो उनके गाय चराने के समय यदुवंशीय यदुकला का प्रचायक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये चंदौली में स्थित है, ठीक है, जो कि ये 1976 में इसकी जो है स्थापना किया गया था। चंदौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह वन्यजीव अभयारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।